गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। मेनिका और सोनू यहाँ पर मुझे नजर आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। 8 बजकर अब 17 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज है 10 फरवरी 2022। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव मतदान शुरू हो चुके हैं सुबह 7 बजे से ही। तो आप जानते ही हैं भाई, आज से शुभारंभ होता है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का। फराज, अमृता, चांदनी, मनीष और पारस भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो भैया वोटिंग आरंभ हो चुकी है, मतदान शुरू हो चुके हैं सुबह 7 बजे से ही। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही वोट डाल के आ चुके हैं। सुबह ही सुबह मोर्चा मार लिया है इन्होंने। लेकिन वोट डालेंगे शाम को 6 बजे तक। ठीक है, तो आज मैंने क्लासेस अपनी 3 बजे तक लगवाई हैं। तो दोपहर को 3 बजे तक क्लास लेने के बाद फिर हम जाएंगे अपने वयस्क मताधिकार का उपयोग करने के लिए। और कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं और इलेक्टोरल रोल में, निर्वाचक नामावली में आपका नाम है, वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है, आपकी भी वोट आई है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो वही मतदान का जो अधिकार है, मत करने का जो अधिकार है, उसका उपयोग जरूर करें। वोट डालने के लिए जरूर जाएं। सर आप कहाँ से हो भाई? मैंने कहा ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, गाजियाबाद जिले से। तो मतदान शुरू हो चुके हैं। आज प्रथम चरण के चुनाव है भाई उत्तर प्रदेश में। आप में से काफी सारे लोग होंगे जो आज वोट डालेंगे या वोट डाल भी आए होंगे कुछ लोग तो। रामविलास, रोहित, शुभम, मयूरी, निवेश, चलिए आप सभी लोगों का स्वागत है, इस्तकबाल है। मुझे जल्दी से बताइए, लास्ट क्लास में हम कहाँ तक पहुंचे थे? जहां तक मुझे याद है हम पढ़ रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हम बात कर रहे थे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए हम किस आर्टिकल तक पहुंच चुके हैं, उसी के आगे से मैं कंटिन्यू करता हूं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक प्रावधान किया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ओके, आर्टिकल 40 तक हम पहुंच चुके थे। और आप जानते हैं आर्टिकल 40 में हमने लिखा था कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए। आर्टिकल 40 तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए उसी के आगे से हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट, लिखिए आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 41। लिखिए, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लिखिए इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
old age, sickness, and in case of unemployment, old age, sickness, and disablement. In case of unemployment, old age, sickness, and disablement, secure citizens. Secure citizens क्या क्या चीजें ध्यान रखेंगे? सबसे पहले लिखिए राइट टू वर्क. राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, और एक लिखेंगे राइट टू पब्लिक असिस्टेंस. In case of unemployment, old age, sickness, and disablement, secure citizens' right to work, right to education, and right to public assistance. हिंदी में लिखिए. लिखेंगे राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर, राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर काम या कार्य, शिक्षा एवं अन्य लोक सहायता राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर, राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर कार्य, शिक्षा और अन्य लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाना. राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर कार्य, शिक्षा और अन्य लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाना. तो ध्यान रखेंगे राज्य का कर्तव्य है कि यदि राज्य में कोई भी अनएम्प्लॉयड, अगर राज्य में कोई भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयमेंट है या बेरोजगार है, या वो बुढ़ापे का शिकार है, या वो बीमार है, या फिर उसे किसी भी तरीके की डिसेबलमेंट है, किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वह राज्य के आर्थिक सामर्थ्य के भीतर ही कार्य, शिक्षा और अन्य प्रकार की लोक सहायता प्राप्त करने का उसे क्या रहना चाहिए? अधिकार रहना चाहिए. दिस इज आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 42. लिखिए मेक प्रोविजन ऑफ just and humane conditions of work. Make provision of just and humane conditions of work and
एंड मैटरनिटी रिलीफ एंड मैटरनिटी रिलीफ। सर क्या स्टेट इन सब लोगों को ये प्रोवाइड कराएगा? मैंने कहा राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों को ये प्रोवाइड कराए, लेकिन वो प्रोवाइड कराता है या नहीं कराता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये पूरी तरीके से राज्य पर निर्भर करता है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो राज्य इन्हें फॉलो करेगा वो एक वेलफेयर स्टेट बनेगा, वो एक कल्याणकारी राज्य बनेगा, क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही क्या है? एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण। आर्टिकल 42 में लिखेंगे, लिखिए कार्य को करने की, मतलब सर ये ड्यूटी है स्टेट की मेरे भाई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जब हमने शुरू किया था पढ़ना, मैंने सबसे पहले आपको यही बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के वो कर्तव्य होते हैं जो उसे एक कल्याणकारी राज्य बनने में मदद करते हैं, जो उसे अपने नागरिकों के लिए निभाने चाहिए। लिखेंगे हिंदी में, कार्य को करने के लिए, कार्य को करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना। कार्य को करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना और प्रसूति सेवाएं प्रदान करना या प्रसूति सहायता प्रदान करना। कार्य को करने के कार्य को करने के लिए न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना एवं प्रसूति सहायता प्रदान करना भी राज्य का क्या है? कर्तव्य, एज पर आर्टिकल 42 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का अनुच्छेद 43। आर्टिकल 43 कहता है, लिखेंगे सिक्योर अ लिविंग वेज। लिखेंगे सिक्योर अ लिविंग वेज a decent standard of living. Secure a living wage, a decent standard of living, and social and cultural opportunities. Social and cultural opportunities for all workers. For all workers. Secure a living wage, a decent standard of living, and social and cultural opportunities for all workers. हिंदी में लिखेंगे
लिखेंगे कर्मचारियों को उचित मेहनताना एक शिष्ट जीवन शैली कर्मचारियों को उचित मेहनताना एक शिष्ट जीवन शैली एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। जहां एक तरफ बेरोजगारों को कार्य करने का अवसर देना राज्य का कर्तव्य है, उस कार्य को करने के लिए न्याय संगत और मानवीय दशाएं उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य है, तो राज्य का कर्तव्य यह भी है कि उस कार्य को करने के लिए न्यूनतम मेहनताना मजदूरी देना भी राज्य का कर्तव्य है, एक जिससे कि वह कर्मचारी एक शिष्ट जीवन शैली और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को प्राप्त कर सके। दिस इज आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ध्यान रखेंगे आर्टिकल 43 में जो हमने लिखा दैट इज सोशल प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये नीति निर्देशक तत्वों का सामाजिक सिद्धांत है। लेकिन आर्टिकल 43 में ही एक और बात कही गई है विच इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिए, दैट इज गांधीयन प्रिंसिपल, वो गांधीवादी सिद्धांत है। ऐसे ही आर्टिकल 43 में एक गांधीयन प्रिंसिपल भी है, एक गांधीवादी सिद्धांत भी है, जिसमें है, लिखेंगे, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। लिखेंगे हिंदी में, ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। हिंदी में लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना। दैट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ स्टेट, लेकिन दिस इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल, ये गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 43 में नीति निर्देशक तत्वों का एक सामाजिक सिद्धांत भी है और एक गांधीवादी सिद्धांत भी है। सामाजिक सिद्धांत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन या न्यूनतम मेहनताना एक शिष्ट जीवन शैली एवं सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल की बात करेंगे, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज, या ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करना। दैट इज द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 43 के ही साथ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत एक और आर्टिकल जोड़ा गया, विच इज आर्टिकल 43 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 43A, दैट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद लिखेंगे अनुच्छेद 43A, दैट वाज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान किया गया, लिखेंगे टेक स्टेप्स आर्टिकल 43A में जोड़ दिया गया, टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन of workers in the management of industries. Take steps to secure the participation of workers in the management of industries. हिंदी में लिखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, आर्टिकल 43 का बी। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 43B, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल। ये भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। आर्टिकल 43 का बी क्या कहता है, लिखेंगे प्रमोट voluntary formation of autonomous functioning autonomous functioning democratic control and promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. Promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. That is Article 43B of Indian Constitution,
विच इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, और लिखेंगे दैट वॉज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। लिखेंगे इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया। दैट वॉज एडेड बाय 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के तहत जोड़ा गया था। हिंदी में लिखेंगे राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को विकसित करने का प्रयास करना, is the duty of state. Next, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 लिखेंगे सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स a uniform civil code throughout the country. Secure for all citizens a uniform civil code throughout the country. हिंदी में लिखेंगे भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मतलब है प्रत्येक धर्म और समुदाय के व्यक्ति को एक ही तरीके से न्याय, एक ही जैसा न्याय। तो राज्य का कर्तव्य है कि वह भारत राज्य क्षेत्र के संपूर्ण भाग में समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करे। दैट इज आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 45। आर्टिकल 45 जो कहता है, लिखेंगे प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड education for
all the children's, education for all the children until they attain the age of 14 years. Provide early childhood care and education for all the children until they attain the age of 14 years. हिंदी में लिखेंगे 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की देखभाल, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की देखभाल एवं 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की देखभाल एवं उनकी शिक्षा का प्रयत्न करना, एवं उनकी शिक्षा का प्रयत्न करना। लेकिन यहां पर ठीक है, एक बड़ा चेंज है भाई, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 45 में 14 साल से कम बच्चों की शिक्षा और उनकी देखभाल की बात कही गई थी और उसे राज्य का कर्तव्य बनाया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे, बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आप जानते हैं जोड़ा गया आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार 6 to 14 years ऑफ एज, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 21A के तहत। ये हम ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में पढ़ चुके हैं। तो जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम करके 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया, तो भाई यहां पर क्या चेंजेस कर दिए गए? अभी तक यहां पर क्या था? until they attain the age of 14 years, लेकिन अब इसको 14 years से कम करके कितना कर दिया गया? 6 years। मतलब कि 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं उनके शिक्षा का प्रयत्न करना। ध्यान रखेंगे, पहले ये 14 years था, लेकिन अब इसे 6 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट, अगला लिखिए आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज बेस्ड ऑन अगेन गांधीयन प्रिंसिपल। जो भी गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, लिखेंगे आर्टिकल 46।
आर्टिकल 46 कहता है, लिखेंगे प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। प्रमोट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक interest of SCs and STs. Promote the educational and economic interest of SCs and STs and other weaker section and other weaker sections promote the educational and economic interest of SCs and STs and other weaker sections of the society and protect them from social injustice and exploitation। हिंदी में लिखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि तथा शोषण से रक्षा करने का प्रयास करना। लिखिए, अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट्स, अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, आर्थिक हित की वृद्धि, आर्थिक हित की वृद्धि एवं आर्थिक हित की वृद्धि एवं शोषण से रक्षा करने का प्रयास करना, एवं शोषण से रक्षा करने का प्रयास करना। आर्टिकल 46 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, आर्टिकल 47, ये भी संबंधित है, ये भी आधारित है ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांत पर। लिखेंगे टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ। टू मेंटेन पब्लिक हेल्थ, prohibit the consumption of to maintain public health, prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs। To maintain public health, prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। To maintain public health, prohibit the consumption of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health। लिखेंगे लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए, लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए
लिखेंगे मादक पदार्थों एवं मादक पदार्थों एवं हानिकारक औषधियों को प्रतिबंधित करना। लोक स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए मादक पदार्थों एवं हानिकारक औषधियों को प्रतिबंधित करना। क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट, आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द गांधीयन प्रिंसिपल, ये भी गांधीवादी सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। आर्टिकल 48 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखेंगे प्रोहिबिट प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज। लिखेंगे प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, calves and other milch. Prohibit the slaughter of cows, calves and other milch. And draught cattle. Prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle. And to improve तुझसे प्रीत लगी है राधे, तू ही वन में बसी है। लिखिए दुधारू पशुओं के नस्लों में सुधार। दुधारू पशुओं के दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार एवं गौवध पर प्रतिबंध लगाना। दुधारू पशुओं की नस्लों का विकास और गौवध पर प्रतिबंध लगाना।
नेक्स्ट, नेक्स्ट आर्टिकल 48 में ही है, लिखेंगे ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री on modern and scientific lines. Organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. हिंदी में लिखेंगे, लिखेंगे कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन के, कृषि एवं पशुपालन के वैज्ञानिक या आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास। कृषि एवं पशुपालन के आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों का विकास। लेकिन ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 48 के ही साथ आर्टिकल 48 ए को भी जोड़ा गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया आर्टिकल 48 ए। और ध्यान रखेंगे, इसमें जोड़ दिया गया लिखेंगे टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट, टू प्रमोट द वाइल्ड लाइफ, सॉरी, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट। हिंदी में लिखेंगे वन्य जीवों एवं पर्यावरण की सुरक्षा। वन्य जीवों एवं पर्यावरण की सुरक्षा।
नेक्स्ट, लिखिए आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 49 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें है टू प्रोटेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट्स। हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। टू प्रोटेक्ट द नेशनल मॉन्यूमेंट्स या राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। नेक्स्ट, आर्टिकल 50 लिखेंगे इन पब्लिक सर्विसेज। इन पब्लिक सर्विसेज द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन पब्लिक सर्विसेज द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हिंदी में लिखेंगे लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य का कर्तव्य है कि वह सदैव लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। और लास्ट है इसमें आर्टिकल 51 टू मेंटेन, लिखेंगे टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस। हिंदी में लिखेंगे आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना। टू मेंटेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस, आंतरिक एवं बाहरी शांति को कायम रखना। ये सारे के सारे वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे के सारे वो नीति निर्देशक तत्व हैं जो एक राज्य को कल्याणकारी राज्य बनने में मदद करते हैं और जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट को फॉलो करने के लिए। यदि वो स्टेट उसे फॉलो करता है तो वो कल्याणकारी राज्य कहलाता है, यदि वो नहीं करता है तो फिर वो कल्याणकारी राज्य नहीं है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, पार्ट 4 के बाद, ठीक है, होमवर्क सुन लीजिए, आपको कल के लिए काम, ठीक है, क्या करके लेके आना है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, केवल चर्चा करेंगे, लिखेंगे नहीं। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 4A, जिसमें है हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य। अभी तक तो हम राज्य के कर्तव्य पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज, अपने मौलिक कर्तव्यों के बारे में, विच इज इन आर्टिकल 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे कब जोड़ा गया हम सब जानते हैं, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको कल याद करके आनी है, पढ़ के आनी है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, इसलिए मैं यहां पर आपको लिखवाने नहीं वाला हूं, ठीक है। लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। आप कल सारे के सारे लोग इन्हें याद करके आएंगे, 11 की 11 पढ़ कर आएंगे। हम यहां पर केवल और केवल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर कि कल की क्लास में जब आप आए तो आप फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ के आए। और कल हम फटाफट से फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार डिस्कस करेंगे और उसके बाद कल हम डीपीएसपी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। यहां पर नालायकों की तरह लोग कमेंट करे जा रहे हैं कि हम कहाँ से याद करेंगे, हम कहाँ से पढ़ेंगे। बेटे आप लोग स्कूल गए हो कभी, पहले ही बताइए। अगर आप स्कूल गए हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम एनसीईआरटी की किताबें खोलते थे तो एनसीईआरटी की किताबों में हमारे संविधान का प्रियम्बल भी लिखा होता था और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी होती थी। छठी क्लास से देखते आ रहे हैं हम एनसीईआरटी की किताब में फंडामेंटल ड्यूटीज। और आप लोगों को मुझसे पूछने की जरूरत पड़ रही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हम कहाँ से पढ़ेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, खुद बताइए। एनसीईआरटी की किताबों में मिल जाती हैं। आज यूट्यूब पर नोरा फतेह अली खान का डांस मत देखना, ठीक है। आज फंडामेंटल ड्यूटी